डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज हम लोग जानेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग तरह का होता है और इसका अगर बेसिक कॉज आप जानना चाहें तो इसका बेसिक कॉज होता है हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द लोकोमोशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आप देखेंगे सिंस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमेटरी ऑर्गन्स एज वेल एज देयर हैबिटेट, उनका जो हैबिटेट है और लोकोमोशन का जो ऑर्गन्स है या वे है वह डिफरेंट होता है। दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आज हम लोग जानेंगे यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में एज वेल एज मल्टी सेलुलर एनिमल्स के बारे में कि उनमें रेस्पिरेटरी होता कैसे है, उनका रेस्पिरेटरी का ऑर्गन क्या है, उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए, यूनिसेलुलर एनिमल्स में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले अमीबा के बारे में। आप याद रखेंगे कि अमीबा एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स है जिसका बॉडी इरेगुलर होता है, यह इरेगुलर शेप का बॉडी है। अमीबा का जो साइज है वह काफी छोटा होता है। सिंस अमीबा इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इट इज यूनिसेलुलर। हम लोग अभी कुछ समय पहले आपसे चर्चा किए हैं कि यह यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल। आप तो जानते हैं ऑलरेडी कि यह लिविंग सेल है, इसके पास लिविंग साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और साथ ही साथ यह एक यूकैरियोटिक सेल है। मतलब क्या कि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, इसको हम लोग न्यूक्लियस के तौर पर लेबल कर दिए। अगर आप इसको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहें, इसमें आप फूड वैक्यूल दिखा सकते हैं या कॉन्ट्रेक्टाइल फूड वैक्यूल हो गया, इसको आप लिख सकते हैं फूड वैक्यूल या फूड वैक्यूल के नाम से जाना जाएगा। फूड वैक्यूल, इसके अंदर यह फूड पार्टिकल्स हैं। यहाँ होगा क्या इस बॉडी में, आप हमेशा याद रखें कि अमीबा के केस में गैसियस मूवमेंट होता है या गैस का एक्सचेंज होता है थ्रू इट्स पेरिफेरी। इसका जो सरफेस है इट्स थीन डेलिकेटेड सेल मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन का जो अमाउंट यहाँ एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, हायर से लोअर ऑक्सीजन एनवायरमेंट से यहाँ डिफ्यूज होके पहुंचेगा थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन है क्या आप ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पर O2 ज्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर जाएगा ऑक्सीजन। और जो रेस्पिरेटरी वेस्ट है, रेस्पिरेटरी वेस्ट होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वह फिर डिफ्यूज करके एनवायरमेंट में पहुंच जाएगा CO2। यह भी कहाँ से, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अगर आपसे कोई पूछे कि अमीबा में रेस्पिरेशन का ऑर्गन क्या है तो आपका आंसर होगा इट्स सेल मेम्ब्रेन और इट्स सेल बाउंड्री और इट्स पेरिफेरी, सभी एक है। अब यह क्वेश्चन होता है कि अमीबा में सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ हम लोग देखें कि गैस का जो मूवमेंट है वह डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है। अब एक क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ कि सिंपल डिफ्यूजन कैसे सफिशिएंट है अमीबा के केस में, व्हाइल इट इज नॉट सफिशिएंट इन द केस ऑफ अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आपका आंसर होगा सिंस इट बॉडी इज स्मॉल, इसका जो बॉडी है वह काफी छोटा है, वेरी स्मॉल। और छोटा बॉडी होने के कारण जैसे ही गैस यहाँ डिफ्यूज होगा वह स्प्रेड आउट हो जाएगा एंड रैपिडली रीचेज टू एवरी पार्ट ऑफ द सेल। एक ही सेल का बॉडी है, अब सेल बोले या बॉडी बोले, यही वजह है छोटा होने के कारण, एक सेल के होने के कारण सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। चलिए हम लोग एक और बात दिमाग में रखें कि जैसा आप देख रहे हैं अमीबा के केस में, उसी तरह से डिफ्यूजन के द्वारा ही सेल मेम्ब्रेन से ही गैस डिफ्यूज करके पहुंचता है पैरामीशियम के केस में भी। जैसे आपका पैरामीशियम जिसको हम लोग बोलते हैं सैंडल शेप का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से हम लोग पैरामीशियम को बनाते हैं, आपको याद होगा। इसमें भी सिंपल डिफ्यूजन से ही गैस का मूवमेंट होता है, सिंपल डिफ्यूजन से एंड पेरिफेरी से होके आएगा, सेल मेम्ब्रेन से होके आएगा। आप याद रख सकते हैं प्लेनेरिया के केस में भी सेम इसी तरह से गैसेस का मूवमेंट होता है, गैस एक्सचेंज होते हैं, रेस्पिरेशन उसमें भी वैसा ही होगा। तो अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लेनेरिया यह कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन गैस मूव कर जाते हैं थ्रू द पेरिफेरी और वी कैन से थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे आपको जानना है टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अर्थवॉर्म के बारे में। अर्थवॉर्म में गैस का मूवमेंट कैसे होता है, अर्थवॉर्म कैसे एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। आप जाने कि अर्थवॉर्म या मॉइस्ट प्लेस पर रहता है, इसका अगर बॉडी आप देखेंगे सेगमेंटेड बॉडी होता है, इसका जो बॉडी है वह सेगमेंटेड होता है इस तरह से। इसका जो स्किन है वह काफी थीन होगा, पतला,
एज वेल एज ऑलवेज मॉइस्ट रहता है, हमेशा मॉइस्ट। थिन एंड मॉइस्ट स्किन, स्किन तो थिन होगा ही, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है यहाँ, मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन से यह रेस्पायर करता है। अगर हम लोग बात करें अर्थवॉर्म का, अर्थवॉर्म में किस तरह से रेस्पायरेशन होगा, अर्थवॉर्म रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, अपने मॉइस्ट स्किन से वह गैसेस को अदला बदली करता है एनवायरमेंट से। यहाँ भी वही बात कि जो ऑक्सीजन है वह सिंपली डिफ्यूज कर जाएगा। और स्किन के पास, आप याद रखेंगे, स्किन के पास रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होने के कारण, जैसे अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर देखें, यह स्किन है, यह स्किन है और इसके अंदर हम लोग इस तरह से ट्यूबुलर फॉर्म में आपको दिखाएं कि ब्लड वेसल्स है, यह ब्लड वेसल्स है कुछ, देखिए इस तरह से आर्टरीज एंड वेन करके अगर आप देखना चाहें। अब सिंपली होगा क्या कि जो भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन का अमाउंट इस ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज होकर पहुंचेगा। आया कहां से, तो आप बोलेंगे थ्रू द मॉइस्ट स्किन। यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, मॉइस्ट स्किन, और स्किन से क्रॉस होके वह पहुंचेगा ब्लड वेसल्स में, और फिर जो भी रेस्पिरेटरी वेस्ट है वह यहीं से, उसका ब्लड वेसल से ही CO2 बाहर चला जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन मॉइस्ट स्किन है, और मॉइस्ट स्किन कैसे इनेबल है इन द केस ऑफ अर्थवॉर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो आपका आंसर होगा since they have very thin and moist skin which is very sensitive as well as they have rich supply of blood vessel। उनके पास वेल डेवलप्ड या एकदम प्रॉपर सप्लाई होता है ब्लड वेसल का, इस वजह से बड़े आसानी से वो ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण हम लोग अब देखेंगे फिश के बारे में। स्टूडेंट्स, फिश जो है आपका वह एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जलीय जीव है। फिश हो, पॉन्ड्स हो, या फिर आप कहें आपका सी हॉर्स हो, इस सभी में रेस्पिरेशन होता है एक विशेष ऑर्गन के द्वारा। दे हैव अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द रेस्पिरेशन नोन एज गिल्स। आप याद रखेंगे एक्वेटिक के केस में, जलीय जीव के केस में, एक्वेटिक के केस में उनके पास एक खास ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्स। जैसे हम लोग थोड़ा सा फिश के बारे में इलॉबरेट करके देख लें। देखिए एक सिंपल डायग्राम हम फिश का यहाँ पर बना रहे हैं आपके समझने के लिए। आप याद रखेंगे कि फिश के दोनों तरफ, हेड के दोनों तरफ, या अगर हम बात करें कि फिश का हेड है, हेड के इधर साइड में, जैसे यह अगर हेड है तो इसके दोनों तरफ, इधर साइड मीन्स इसके दोनों तरफ पाया जाएगा गिल्स। गिल्स बाहर से विजिबल नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें यह उसका गिल्स है, आपके एग्जाम्पल समझने के लिए, यह उसका गिल्स है, इस साइड भी और एक उस साइड भी होगा। गिल्स बाहर से दिखाई नहीं देता है। गिल्स आर इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज गिल्स आर कवर्ड बाय ओपरक्यूलम। इसके ऊपर एक कवर होता है जिस कवर को हम लोग बोलते हैं ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम आप याद रख सकते हैं। देखिए एक और बात कि यह जो मछलियां हैं वह पानी में रहती है, और वाटर में जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, पानी में जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को वह माउथ से इंजेस्ट करेगी। मछली अपने मुंह से पानी को अंदर लेगी और उसी पानी को अपने गिल से बाहर करती है। और गिल के पास, जैसे आप देखें तो गिल के पास पाया जाता है क्या, गिल में पाया जाता है स्लिट्स। स्लिट्स का सिंपल मीनिंग होता है गैप। जो गिल्स हैं उनके बीच में गैप होता है और उस गैप से होके पानी बाहर होगा। और आप याद रखें कि यह जो गिल्स है, दे हैव आल्सो वेरी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स काफ़ी रिच हैं। जो भी इस पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वह ऑक्सीजन जब इस गिल्स के पास आया या गिल से होके गुजरा, तो जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इनहेल कर लिया जाएगा ब्लड वेसल्स के द्वारा, और ब्लड वेसल्स ईच एंड एवरी सेल को पहुंचाएगा। और फिर जो भी रेस्पिरेटरी वेस्ट है वह कहाँ से, इसी से बाहर निकल जाएगा। आप याद रखेंगे, यहीं से कहने का अर्थ कि गिल स्लिट से ही बाहर चला जाएगा। आप कंटिन्यूअस देखते होंगे कि मछली अपने माउथ से पानी को कंज्यूम करती है, लेती है और अपने गिल स्लिट से होके बाहर कर देती है। इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वह क्या कहलाएगा, आप याद रखें कि इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स। इस तरह से हम लोग कुछ ऑर्गन्स के बारे में देखें, कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में देखें। अगर आप इंसेक्ट के बारे में देखना चाहें, इंसेक्ट को समझें, तो इंसेक्ट के बारे में याद रखेंगे कि उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाता है ट्रेकिया, या फिर हम लोग बोलते हैं स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स एक्चुअल में जो आपके इंसेक्ट्स हैं उसके शरीर के ऊपर का पोर है, पोर को बोलते हैं स्पाइरिकल्स। और यह जो स्पाइरिकल्स है, जैसे सपोज करिए आप, यह एक इंसेक्ट का एग्जाम्पल है
इसके ऊपर जो बॉडी पर पोर्स है, इस पोर को हम लोग बोलते हैं स्पाइरिकल्स, यह स्पाइरिकल्स है, और स्पाइरिकल्स कनेक्टेड होता है ट्रैकिया से। यह इस तरह से ट्यूबल सिस्टम है जो ट्रैकिया से कनेक्टेड है। तो अगर आपसे पूछे कि बॉडी सरफेस पर जो पोर है उसका नाम क्या है, तो स्पाइरिकल्स। और वेल कनेक्टेड ट्यूब्स जो है, जो रेस्पिरेशन का मेन काम करता है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रैकिया। तो इस तरह से इंसेक्ट में गैसेस का एक्सचेंज होना होता है। फिर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक के बजाय दो है, जैसे एम्फीबियंस। जैसे अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर देखें फ्रॉग को, तो फ्रॉग जब पानी में रहेंगे तब वह सांस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मॉइस्ट स्किन के मदद से। वही फ्रॉग जब जमीन पर है, जब टेरेस्ट्रियल के रूप में है, तब वह सांस लेगा विद द हेल्प ऑफ लंग्स, बिकॉज दे हैव बोथ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। They are enabled to inhale oxygen and breathe out carbon dioxide by the help of lungs as well as through their skin. दोनों के मदद से वह वैसा काम कर सकता है। तो यह तो बात हुआ फ्रॉग का। इस तरह से जब हम बात करेंगे हायर ऑर्गेनिज्म का, उसमें हम लोग जानेंगे कि लंग्स होता है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसा हम लोग के केस में है, या जो हायर मैमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, उनके केस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स। तो यह कुछ सिंपल सा टॉपिक था आपका मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के बारे में, कि उनमें कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए। आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट शेयर करना ना भूले, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।